नमस्कार बच्चों। आज हमने जो लेसन पीछे पढ़ा था उसके जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, एमसीक्यू हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन छोटे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल है गेहूँ। और जैसे ये धान की फसल है, ये खरीफ की फसल है। और धान की फसल है, ये खरीफ की फसल है। और तरबूज है, ये दोनों फसलों के बीच में बोई जाने वाली फसल जायद। मक्का खरीफ की फसल है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल है जूट और पेय फसल कॉफ़ी। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पेय फसल को भारत विश्व अग्रणी है जो वो चाय में है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि कौन सी होती है जिसको एक बार उगाने के बाद कई वर्षों तक उनसे उत्पादन लिया जाता है? इनमें से कोई नहीं। उसके अंदर जो रोपण कृषि के अंदर आएंगी गन्ना, चाय, कॉफ़ी बागान, ये सारे क्या है? रोपण कृषि के उदाहरण हैं। इसके अंदर जो है, जैसे चावल है, ये खरीफ की है। रबड़ है, ये पेड़ के ऊपर है। गेहूँ, ये भी क्या है? रबी की फसल है। उसके बाद है, विश्व में कौन सा तिलहन उत्पादन में अग्रणी है? तिलहन उत्पादन में यानी कि तेल की फसलें हैं जो तिलहनी, जैसे तेल है, सरसों, मूंगफली, ये सारी चीज़ें, उसके अंदर है भारत। उसके बाद है, निम्न में कौन सी रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि का उदाहरण ये आया अब, चाय, जूट रेशेदार फसलें, गेहूँ खाद्यान्न है, और जिसको रबी की फसल कहा जाता तिलहन फसलें हैं। निम्न में तो कौन सी फसल रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसलें हैं जो नहीं है, इसमें रबड़ है। इसके अंदर क्या है? रबड़। जैसे कपास रेशेदार फसल है, जूट रेशेदार है, सन ये भी रेशेदार। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा जूट। जैसे इसके अंदर बार बार उदाहरण वही आ रहे हैं, जैसे गेहूँ खाद्यान्न, चावल खरीफ की फसल, ये रबी की फसल, मूंगफली तिलहन फसल। उसके बाद रेशम उत्पादन के रेशम कीड़ों की को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इसके अंदर चारों हैं बेटे, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों के लिए, एग्रीकल्चर कृषि होगी, हार्टिकल्चर बागवानी। कौन सा देश विश्व में फल सब्जियों में सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। इसके अंदर नीचे उत्तर दिया है। आगे आगे लघु अति लघु, एक नंबर वाले, भारत की 4 रबी और 4 खरीफ की फसलों के नाम बताओ। रबी की फसलें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। खरीफ की फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता है। जैसे पहले बताया था, एक विशेषता यह है, उसको एक बार उगाने तक के बाद कई वर्षों तक उससे उत्पादन लिया जा सकता है। दलहन और तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखो। दलहन के अंदर दालें जो वाली फसलें हैं, अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर आदि। और तिलहन फसलों में मूंगफली, सरसों, अलसी, तेल, सोयाबीन आदि। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालन कृषि कौन सी कहलाता है? सेरीकल्चर, ये पीछे भी आ चुका है। कर्तन और दहन कृषि या स्थानांतरण कृषि विभिन्न देशों में किन नामों से
पाई जाती है। मैंने वीडियो के अंदर बताया अलग अलग देश के अंदर अलग अलग नाम थे, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनवाया हुआ था। जैसे मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया में लद्दाख, वियतनाम में रे, मध्य अफ्रीका में मसोले। जीविका निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं बताइए। भूमि के छोटे टुकड़े पर परंपरागत रूप से कृषि करना, पहली विशेषता तो यह है। यानी कि छोटी सी ज़मीन पर जो जोतें छोटी रह जाती हैं उन पर परंपरागत तरीके कौन से होते हैं? जैसे पुराने तरीके हैं, जैसे हल द्वारा या कसी द्वारा खोद कर उसको ज़्यादा श्रम के साथ परिवार के सभी सदस्य मिलकर। दूसरा, प्राय मानसून और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर है। यानी कि ये किस चीज़ पर है? जब मानसून की बारिश होगी या मृदा ज़्यादा उपजाऊ होगी, उसकी उर्वरता के हिसाब से फसल को उगाया जाता है। उसके अंदर रासायनिक खादों का या दूसरी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। गहन कृषि के दो गुण लिखो। गहन कृषि क्या होती है? पहले तो ये देखो, गहन कृषि होती है छोटे से क्षेत्र पर अत्यधिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि। अत्यधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। गहन कृषि में यानी कि ज़्यादा पैदावार लेने के लिए उसके अंदर सिंचाई या ट्यूबवेल के द्वारा या नहरों के द्वारा सिंचाई करके रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके ज़्यादा फसल प्राप्त करना छोटे एक क्षेत्र पर। भूखंडों का आकार छोटा होने के पर कई फसलें उगाना, यानी कि भूमि का आकार जो है छोटा है, ज़मीन कम है, उसके ऊपर कई फसलें उगाना। जैसे गेहूँ आ, गेहूँ के बाद फिर दाल वाली फसलें उगा ली, फिर चावल, इस तरह से कई फसलों को उगाना एक ही ज़मीन पर। ऑपरेशन फ्लड क्या था? ये दूध उत्पादन के लिए थे। ये हरित क्रांति बताया था एक, वो कृषियों में जो खाद्यान्न उनके अंदर अधिक बढ़ोतरी करने के लिए। और जो ऑपरेशन फ्लड था उसके अंदर दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनिक कृषि क्या है? यानी कि जैविक कृषि क्या है? प्राकृतिक तरीकों से कृषि उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग न करके कृषि करना कार्बनिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि कहलाता है। दूसरा, सुनहरा रेशा, जूट और पटसन। उसके बाद 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जीविका कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर लिखिए। जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है? भूमि के छोटे से टुकड़े पर सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण के लिए की जाने वाली कृषि होती है। इसकी विशेषता यह है, पहली, यह भूमि के छोटे टुकड़े पर और पुराने कृषि औजारों द्वारा की जाती है। जीविका निर्वाह कृषि, किसान और अपने परिवार के स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन। जो किसान है अपने परिवार और जो स्थानीय बाजार क्या, जैसे बाजार के अंदर किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाते हैं अपने गांव के दुकानों पर, वहाँ पर फसल को बेच करके अपने ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदना। उसके अंदर सघन बसे इलाकों में की जाती है जहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या है। वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। अनाज इसके अंदर मेन क्या है? गेहूँ, चावल और मक्का। और वाणिज्य कृषि के अंदर होता है खेतों का आकार बड़ा होता है। वाणिज्य कृषि होती है व्यापार के लिए, और जीविका निर्वाह होती है अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाने के लिए। वाणिज्य कृषि व्यापार के लिए करी जाने वाली कृषि। जैसे कृषि होगी, इसके अंदर खेतों का आकार बड़ा होता है, उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। जैसे गन्ना है, कपास है, घरों के अंदर थोड़े ना कम करेंगे इनका, एक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। एक ही फसल बोई जाती है, जैसे गन्ना है, कपास है, गेहूँ है, बड़े भूभाग पर ज़्यादा से ज़्यादा फसलें बोई जाना। सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी कि सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या काम किए हुए हैं। पहले है स्वतंत्रता के पश्चात सामूहिकरण और जोतों की चकबंदी, सहकारिता जमींदारी को समाप्त करना। यानी सरकार ने क्या किया? स्वतंत्रता के पश्चात, आज़ादी के बाद
सरकार ने सबसे पहले सामूहिकीकरण यानी कि ज़मीनों का जो लोगों के अधीन थी, बड़े बड़े साहूकारों के पास या फिर बड़े जमींदारों के पास, तो उसका सामूहिकीकरण कर दिया, यानी कि लोगों के अंदर बांट दिया। और उसका क्या किया, चकबंदी कर दी, सहकारिता यानी कि जमींदारी को समाप्त करना, यानी बड़े बड़े जो जमींदार थे उनको समाप्त कर दिया। पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि का सुधार, यानी कि सरकार ने एक योजना बनाई, हर 5 साल के बाद ज़मीन के अंदर कुछ ना कुछ सुधार किया जाएगा। कम दर पर ऋण सुविधाएं देना, सरकार ने बैंकों से लोन के रूप में ज़मीन को ज़्यादा सुधार करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए लोन देना, जो आज भी है। चाय की फसल की किन 4 भौगोलिक दशाएं बताइए, यानी कि भौगोलिक दशाएं क्या होती है, जो ज़मीन जो चाय है वो किन किन परिस्थितियों में उगाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी चाहिए और किस प्रकार के उसके अंदर जलवायु चाहिए। उष्ण और पहली है इसके अंदर उष्ण और उपोष्ण जलवायु, दूसरी है ह्यूमस यानी कि ज़्यादा पैदावार वाली दोमट मिट्टी और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, तीसरा है सुगम जल निकलवा डलवा क्षेत्रों में उगाई जाती है, यानी कि जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो मगर दूसरी क्या हो उसके अंदर सुविधा पानी आसानी से निकला जाए, यानी कि वहाँ पर पानी का ठहराव न हो, नमी ज़्यादा चाहिए उसके अंदर। पूरे वर्ष गर्म और नम पाला रहित जलवायु, यानी कि पूरे वर्ष गर्मी भी चाहिए ज़्यादा नहीं, और दूसरी नम पाला रहित यानी कि ज़मीन के अंदर नमी होनी चाहिए, उसके अंदर वातावरण के अंदर भी वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछारें, यानी कि लगातार वर्षा, उच्च आर्द्रता और ज़्यादा नमी। रबड़ व मक्का के उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। वही आ गया, अब दूसरी फसल आएगी रबड़ और मक्का। रबड़ और मक्का, भूमध्य रेखा उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र, यानी कि भूमध्य रेखा के पास जो भी क्षेत्र है आसपास कर्क रेखा के और मकर रेखा के बीच में, उन क्षेत्रों के अंदर उष्ण और उपोष्ण। उष्ण क्या है, गर्मी भरा, उपोष्ण और ठंड, गर्मी भी कम हो और ठंड भी, नम और आर्द्र जलवायु। तीसरा है इसका 25 डिग्री तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। चौथा है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। मक्के के लिए क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा। और उसके बाद पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक खरीफ की फसल है। गन्ने की खेती के लिए कैसी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, निम्नलिखित हैं। पहली, उष्ण और आर्द्र जलवायु, नमी भरी गर्मी और नमी भरी जलवायु, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान। और तीसरा है 75 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा। 2 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, पहला है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। इनमें से कोई से भी 2 कर लिए। सबसे ज़्यादा यूपी में और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में। चावल और कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। चावल के लिए 20 डिग्री सेल्सियस और से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, जलोढ़ व दोमट मिट्टी, उत्तर पूर्वी भारत और तटीय क्षेत्रों में डेल्टा में उगाया जाता है। कपास के लिए काली मृदा होनी जरूरी है। सबसे मेन बात, उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। बाकी 2 अपने पूर्वाड़े भारत में उगाए जाने वाले 4 रेशेदार फसलों के नाम बताइए। इनमें कौन सा रेशा सिद्ध फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता, इसके उत्पादन की विधि को बताइए। कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम। कपास, जूट मृदा में बोई जाने वाली रेशम उत्पादन रेशम के कीड़ों से के कोकून से प्राप्त होती है। यानी कि इसके अंदर 3 जो रेशेदार फसलें हैं, कपास है, जूट है, सन है और रबड़ है। कपास और जूट सीधा रेशा क्या फसलें उगाई जाती है और उससे रेशा उतारा जाता है। और जो रेशम है, रेशम के अंदर कोकून यानी कि कीड़ों से, रेशम के कीड़े होते हैं उनसे, कोकून से रेशम निकाली जाती है। रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है, सीरिकल्चर, जो आपने अभी पढ़ा था पहले। गेहूँ की किन 4 विशेषताओं का वर्णन बताइए।
पहले गेहूँ सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। यह देश के उत्तर पश्चिमी और भूभागों में एकमात्र खाद्यान्न फसल है। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा है शीत ऋतु में और पकने के लिए ग्रीष्म ऋतु चाहिए। उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इत्यादि। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि के लिए क्या महत्व है? 2/3 जनसंख्या कृषि के कार्यों पर संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है या क्रिया है। विभिन्न उद्योगों में कच्चा माल कृषि से उपलब्ध होता है। प्राचीन आर्थिक क्रियाएं हैं। पिछली कुछ शताब्दियों कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हुए हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। संस्थागत यानी संस्थाओं के माध्यम से पीछे क्या क्या सुधार किए वो पूछे थे। पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी पहले तो। अब इसके अंदर है बीमा, फसलों का बीमा सुविधा देना। इसके अंदर बीमा सुविधा देना। दूसरा है सहकारी बैंकों और का विकास, किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना सहकारी बैंकों से या सरकारी बैंकों से। फसल समर्थन मूल्य है यानी कि फसलों का मूल्य का निर्धारण करना, जैसे फसलों का समर्थन मूल्य उचित निर्धारण का प्रोत्साहन करना, जैसे गेहूं का मूल्य, प्याजी का, मक्के का, बाजरे का, ज्वार का, इनका जो फसलें सरकार खरीदती है। मौसम संबंधी सूचनाओं का समय समय पर प्रसारण करना। कृषि संबंधी नवीन तकनीक, औजार, उर्वरकों संबंधी कार्यक्रम रेडियो व दूरदर्शन द्वारा प्रसारित करना। यानी कि कृषि संबंधी जो भी औजार है, तकनीक है, मौसम है, उनका रेडियो के द्वारा या टेलीविजन के माध्यम से उपलब्ध कराना। भारत में घटते खाद्यान्न उत्पादन के लिए उत्तरदायी 2 कारणों का वर्णन कीजिए। गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग के कारण कम उपजाऊ क्षमता में कमी आना। असक्षम अनुचित जल प्रबंधन में जलाक्रांतता और लवणता की समस्या का उत्पन्न होना। अत्यधिक भूजल दोहन के कारण भूमि जल स्तर गिर गया है। भूमि जल होता है जमीन के अंदर वाला पानी, उसका जल स्तर। और कृषि लागत में वृद्धि हुई है। अपर्याप्त भंडारण के कारण जो फसलें हैं वो बाजार में अभाव। भंडारण का मतलब फसलों का भंडारण नहीं है सरकार के पास, जो अनाज है वो खुले में खराब होता है। बस यही क्वेश्चन करने बेटे 11 तक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।